नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन मौर्य आप सबका एक बार फिर से एमकेएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आपको हम पढ़ाएंगे आरआरबी एनटीपीसी की प्रीवियस ईयर जीके जीएस, जिसकी यह क्लास नंबर 6 है। फ्रेंड्स, यह जो क्लास है यह तुम्हारी 30/12/2020 की सेकेंड शिफ्ट है। इससे पहले जो है हम 5 फुल वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाइए और देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम 40 के 40 प्रश्न आपको करवाते हैं और एक प्रश्न के साथ में आपको हम बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट करवाते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आप देख लीजिए, यहाँ पर इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको यूट्यूब चैनल पर कहीं नहीं मिलेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध करते हैं कि आप पूरी क्लास ज़रूर देखें और इन क्वेश्चनों के सबके आप एक एक करके नोट्स बनाइए, ताकि परीक्षा में आपको कोई भी प्रश्न एक क्वेश्चन से रिलेटेड आए तो आपका वह प्रश्न गलत ना हो सके। तो फ्रेंड्स, आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केरल। केरल जो है यह 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे साक्षर राज्य है। यहाँ पर लगभग 94% जनसंख्या टोटल है। वर्तमान में इसको पूर्ण साक्षर घोषित किया कर दिया गया है। इसको पूर्ण साक्षर घोषित कर दिया गया है, ये भी याद रखना। अब इस क्वेश्चन के साथ में जनगणना से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन सबको हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि जनगणना 2011 इसका मोटो क्या था, तो इसका मोटो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। अगर आपसे पूछ ले इसका शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर था प्रगणक शिक्षिका। क्या था? प्रगणक शिक्षिका। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले जनगणना यह किस सूची का विषय है, तो यह तुम्हारा संघ सूची का विषय है। किसका? यह संघ सूची का विषय हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि जनगणना इसमें महान विभाजक वर्ष किस किस वर्ष को कहा जाता है, यह तुम्हारा 1911 से 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10 की वृद्धि ऋणात्मक रही थी। कितनी रही थी? -0.31% यहाँ की 10 की वृद्धि ऋणात्मक रही थी, इसीलिए इसको कहा जाता है महान विभाजक वर्ष। अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि यह कब रही है, तो 1961 से 1971 के बीच सर्वाधिक 10 की वृद्धि रही है। अगर पूछ ले कितनी रही है, तो 24.8% 10 की वृद्धि रही है। अगर आपसे पूछ ले कि 2001 से 2011 के बीच 10 की वृद्धि कितनी रही है, तो यह तुम्हारी रही 17.7%। कितनी रही है? 17.7%। अगर आपसे पूछ ले वार्षिक वृद्धि कितनी रही है, तो यह तुम्हारी रही 1.64%। कितनी? 1.64% यहाँ पर वार्षिक वृद्धि रही है। अगर आपसे पूछ ले कि 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो यह तुम्हारा हो जाएगा बिहार का। कितना है? 1106। कितना है? 1106 यह बिहार का जनसंख्या घनत्व है। अगर आपसे उत्तर प्रदेश का पूछ ले, तो यह तुम्हारा हो जाएगा 829। कितना हो जाएगा? 829। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस किस राज्य का है, तो यह तुम्हारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। कितना है? 17। अगर आपसे पूछ ले कि केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो दिल्ली हो जाएगा। किसका? दिल्ली का। अगर आपसे पूछ ले कि कितना है, तो तुम्हारा हो जाएगा 11,320। कितना है? 11,320। अगर पूछ ले कि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो तुम्हारा हो जाएगा अंडमान निकोबार का। किसका? अंडमान निकोबार का। कितना है? 46। अगर आपसे पूछ ले कि 2001 से 11 के बीच भारत का लिंगानुपात कितना रहा है, तो तुम्हारा 943 है। कितना है? 943। अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है, तो तुम्हारा हो जाएगा केरल का। किसका? केरल का। पूछ ले कितना है, तो 1084 केरल का लिंगानुपात है। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ ले कि सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है, तो तुम्हारा हो जाएगा हरियाणा का। किसका है? हरियाणा का। कितना है? 879। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता कितनी है, तो 73% हो जाएगी। कितनी? 73%। अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य की है, तो केरल की हो जाएगी। यही क्वेश्चन पूछा गया था। 94%। कितनी है?
94%। अगर आपसे पूछ ले कि न्यूनतम साक्षरता किस राज्य की है, तो तुम्हारी बिहार की हो जाएगी। कितनी है? 61.8%। कितनी है? 61.8%। फ्रेंड्स, अगर आप इसी प्रकार से जीके जीएस पढ़ते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि आप जो है जीके जीएस में बहुत ही मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि जीके जीएस पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1931 का जो है इसका जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, यह हुआ था तुम्हारा कराची में। कहाँ हुआ था? कराची में। इसके अध्यक्ष थे तुम्हारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन के साथ में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ प्रमुख अधिवेशन और उनके अध्यक्ष के बारे में डिस्कस करेंगे, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि 1924 का जो है कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो तुम्हारा बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलगांव कर्नाटक में। इसमें जो है महात्मा गांधी जो है इसके अध्यक्ष बने थे, और महात्मा गांधी जो है जितने भी कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं उनमें मात्र एक बार ही अध्यक्ष बने हैं, बेलगांव कर्नाटक में। इसीलिए इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा भी गया है। अगर आपसे पूछ ले कि 1917 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो यह तुम्हारा हुआ था कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। और यह इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें जो है प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। कौन बनी थी? एनी बेसेंट जो है यह प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इसीलिए यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अगर आपसे पूछ ले कि 1925 वाला जो कांग्रेस का अधिवेशन है यह कहाँ हुआ था, तो यह तुम्हारा हुआ था कानपुर में। कहाँ हुआ था? कानपुर में। यह क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें जो अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू बनी थी, और यह भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कौन थी? भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष। अगर पूछेगा कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो तुम्हारा एनी बेसेंट हो जाएगा। और अगर भारत की प्रथम महिला पूछेगा तो तुम्हारा हो जाएगा सरोजिनी नायडू 1925। अगर आपसे पूछ ले कि 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो यह तुम्हारा लाहौर में हुआ था। कहाँ पर? लाहौर में। इसके अध्यक्ष बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसी में जो है पूर्ण स्वराज की मांग जो है की गई थी। क्वेश्चन पूछा गया है पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट है 1931 कराची अधिवेशन। कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। इसमें जो अध्यक्ष थे तुम्हारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और इसमें जो है मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। किसकी? मौलिक अधिकार की मांग। नेक्स्ट है 1937। यह क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यह फैजपुर गांव में हुआ था, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले कि इसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है 1938-39। यह तुम्हारे अधिवेशन जो हुए थे यह हरिपुरा त्रिपुरी में मध्य प्रदेश में हुआ था। हरिपुरा त्रिपुरी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। यहाँ पर जो है इसके अधिवेशन हुए थे। इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है 1940 से 45 तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था। उस समय अध्यक्ष इसके बन गए थे अबुल कलाम आजाद। यह जो है सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले हैं, अबुल कलाम आजाद। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे युवा अध्यक्ष कौन है, तो वे भी तुम्हारे हो जाएंगे अबुल कलाम आजाद। सबसे युवा अध्यक्ष भी तुम्हारे हैं अबुल कलाम आजाद। यह जो बने थे 1923 में बने थे। कब बने थे? 1923 में। नेक्स्ट है 1946-47। यह तुम्हारा हुआ था मेरठ में। कहाँ हुआ था? मेरठ में। उस समय इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। अगर आपसे पूछ ले कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो तुम्हारे थे जेबी कृपलानी। क्वेश्चन पूछा भी गया है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, या तुम्हारे थे जेबी कृपलानी। 1948 में कहाँ हुआ था? यह तुम्हारा जयपुर अधिवेशन हुआ था, और इस समय इसके अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, या तुम्हारे थे पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिसंबर 1885। कब हुआ था? दिसंबर 1885 में जो है इसका जो है पहला अधिवेशन हुआ था। अगर इसकी पूछ ले इसकी जो स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना भी 1985 में हुई थी ए ओ ह्यूम की अध्यक्षता में। किसकी? ए ओ ह्यूम। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में जो है इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2015 में। कब शुरू हुई थी? 2015 में। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम भारत की कुछ प्रमुख योजनाएं जो हैं उनको डिस्कस करेंगे।
तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि इस योजना को जो है प्रधानमंत्री मोदी ने 22 जनवरी 2015 को शुरू किया था, कहाँ से शुरू किया था? तो यह पानीपत हरियाणा से शुरू किया था। कहाँ से? पानीपत हरियाणा से। इसका मुख्य उद्देश्य अगर पूछ ले आपसे क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था बाल लिंगानुपात में गिरावट को रोकना और लड़कियों के प्रति नकारात्मक मानसिकता को बदलना है। ये इसका जो है प्रमुख उद्देश्य था। अब जो है कुछ प्रमुख योजनाओं को डिस्कस करेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि डिजिटल इंडिया जो है मिशन, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 को। कब शुरुआत हुई थी? 1 जुलाई 2015 को। अगर आपसे पूछ ले कि मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014 को। कब हुई थी? 25 सितंबर 2014 को। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 25 जून 2015 को। और अगली योजना है अटल पेंशन योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 22 फरवरी 2016 को। अटल पेंशन योजना की शुरुआत हुई थी 22 फरवरी 2016 को। और अगर आपसे पूछ ले कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पीएम मुद्रा योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल 2015 को। कब हुई थी? 8 अप्रैल 2015 को। नेक्स्ट है नमामि गंगे योजना। इसकी शुरुआत अगर आपसे पूछ ले तो इसकी शुरुआत हुई थी 10 जुलाई 2014 को। कब हुई थी? 10 जुलाई 2014 को। नेक्स्ट योजना है पीएम सहज बिजली घर घर योजना। इसी को कहते हैं सौभाग्य योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2015 को। कब हुई थी? 25 सितंबर 2015 को। नेक्स्ट है यहाँ पर फ्रेंड्स जो है 25 सितंबर जो है 2017 कर लीजिए। सौभाग्य योजना की शुरुआत हुई थी 2017 में, इसको याद रखना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसकी शुरुआत जो है 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश जो है इसकी शुरुआत हुई थी। याद रखना फ्रेंड्स, अगर ये क्वेश्चन के साथ में आप इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ते हैं तो आपकी जीके जीएस जो है बहुत मजबूत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका की खोज किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रॉबर्ट हुक। किसने की थी? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन के साथ में जो है हम कोशिका से संबंधित जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले यह जो कोशिका है इसका अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसके अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। अगर आपसे पूछ ले कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। कब की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ये जो वृक्ष की छाल होती है कार्क, वहाँ पर जो है इसकी खोज की थी। अगर आपसे पूछ और जो है तुम्हारी कोशिका जो होती है यह जीवन की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई भी है। क्वेश्चन पूछा गया है जीवन की बुनियादी इकाई क्या होती है, तो इसकी जीवन की इकाई क्या होती है, तो कोशिका जो है यह जीवन की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। अगर आपसे पूछ ले कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी एवी लिविन हुक ने। किसने की थी? एवी लिविन हुक ने। अगर पूछ ले कब की थी, तो 1774 में की थी। और तालाब के अंदर जो जीवाणु होते हैं उसमें की थी। किसमें? जीवाणु में। अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, तो इसके जनक हैं ए के शर्मा। कौन है? ए के शर्मा। अगर आपसे पूछ ले कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो कोशिका सिद्धांत दिया था एम जे स्लाइडन और स्वान ने। अगर पूछ ले कब दिया था, तो 1838-39 में दिया था। कब? 1838 और 39 में। नेक्स्ट है अगर आपसे पूछ ले कि कोशिका जो है इसमें केंद्रक जो होता है उसकी खोज किसने की थी, तो उसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। अगर पूछ ले कब की थी, तो 1831 में जो है इसकी खोज की थी। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो तुम्हारी माइकोप्लाज्मा होती है। और अगर पूछ ले कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो तुम्हारी अंडाणु होती है। ठीक है। अगर पूछ ले कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो शुक्राणु होती है, स्पर्म की कोशिका। और अगर आपसे पूछ ले कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होती है, तो तुम्हारी न्यूरॉन होती है, तंत्रिका तंत्र की कोशिका। कौन सी? न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार जो है यह कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? ठीक है, यह कितनी श्रेणियां हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 6 श्रेणियां। कितनी श्रेणियां हैं? 6 श्रेणियां। अगर आपसे पूछ ले वह श्रेणियां कौन कौन सी हैं, तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि नोबेल पुरस्कार जो है इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। कहाँ के रहने वाले थे? स्वीडन के। इसकी शुरुआत अगर आपसे पूछ ले कब हुई थी, तो 1901 से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। हालांकि इसकी स्थापना जो है
1900 में हो गई थी। कब हुई थी? 1900 में। लेकिन पहली बार जो है यह पुरस्कार 1901 में दिए गए थे। यह प्रारंभ में जो शुरुआत हुई थी तो 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। कौन कौन से क्षेत्र थे? वह तुम्हारे भौतिक था, रसायन था, चिकित्सा, साहित्य और शांति। इन 5 क्षेत्रों में जो है प्रारंभ में दिए जाते थे। अगर आपसे पूछ लिया पुरस्कार जो है कहाँ कहाँ दिए जाते हैं, तो भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, यह तुम्हारे स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि शांति वाला पुरस्कार जो है यह कहाँ दिया जाता है, तो यह तुम्हारा नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। कहाँ पर? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। अगर आपसे पूछ ले कि जो तुम्हारा छठा जो है यह कब प्रारंभ हुआ था, तो यह जो है तुम्हारा 1969 में पहली बार जो है दिया गया था। कब दिया गया था? 1969 में। वर्तमान में जो है 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की लगभग कुल लंबाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 7517 किलोमीटर। कितना? 7517 किलोमीटर। अब जो है अगर आपसे पूछ ले कि भारत की स्थल व तटीय सीमा रेखा जो है कितनी कितनी है, अगर आपसे पूछ ले कि स्थलीय सीमा रेखा भारत की कितनी है, तो कुल है 7500 किलोमीटर। कितनी है? 7500 किलोमीटर। अगर आपसे पूछ ले कि तटीय सीमा रेखा कितनी है, तो 6100 किलोमीटर हो जाएगी, लेकिन यह मुख्य भूमि वाली हो जाएगी। अगर अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप के साथ पूछ ले, तो यह तुम्हारी हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, या फिर 7517 किलोमीटर। अगर पूछ ले कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो तुम्हारा गुजरात हो जाएगा। कुल कितनी है? 1215 किलोमीटर। अगर आपसे पूछ ले कि दूसरा सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो तुम्हारा आंध्र प्रदेश है। पूछ ले कितनी है, तो 973 किलोमीटर। कितनी है? 973 किलोमीटर। भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कुंडनकुलम। कौन सा? कुंडनकुलम जो है यह नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है यह भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम भारत के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र डिस्कस करेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है यह कहाँ पर है, तो यह तुम्हारा हो जाएगा महाराष्ट्र में। अगर पूछ ले यह कब लगा था, तो यह लगा था 1969 में। और यह जो है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और यह जो लगा था यह अमेरिका की सहायता से लगा था। किसकी सहायता से? अमेरिका की सहायता से। ये भी पूछा जाता है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है यह किसकी सहायता से लगा था, तो यह तुम्हारा अमेरिका की सहायता से लगा था। अगर आपसे पूछ ले कि कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है यह कहाँ पर है, तो यह तुम्हारा तमिलनाडु में हो जाएगा। और यह कब लगा था? अगर पूछ ले तो 1984 में लगा था। कब लगा था? 1984 में। अगर आपसे पूछ ले कि कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है यह कहाँ पर है, तो यह तुम्हारा तमिलनाडु में हो जाएगा। और यह 2000 में लगा था। कब लगा था? 2000 में। अगर आपसे पूछ ले कि नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है यह कहाँ पर है, यह उत्तर प्रदेश में है। और कब लगा था? यह 1991 में लगा था। कब लगा था? 1991 में। अगर आपसे पूछ ले कि काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है यह कहाँ पर है, तो यह गुजरात में हो जाएगा। और अगर पूछ लिया कब लगा था, तो 1993 में लगा था। कब लगा था? 1993 में। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है यह कहाँ पर है, तो यह तुम्हारा हो जाएगा कोटा राजस्थान में। कहाँ पर हो जाएगा? कोटा राजस्थान में। और अगर आपसे पूछ ले यह कब लगा था, तो 1973 में लगा था। कब लगा था? 1973 में। नेक्स्ट है कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। यह कहाँ पर है? यह तुम्हारा तमिलनाडु में हो जाएगा। और जो है यह 2013 में लगा था। कब लगा था? 2013 में। यह सबसे नवीनतम जो है तुम्हारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। और यह जो है पूछा गया है किसकी सहायता से लगा था, तो यह तुम्हारा रूस की सहायता से लगा था। और भारत का सबसे नया परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी है। अगर इसकी क्षमता पूछ ले तो इसकी जो क्षमता है 2000 मेगावाट है। और यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, तो यह तुम्हारा हो जाएगा कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो है आप लोग जो है इसका सही आंसर कर लीजिए 1954। कब हो जाएगा? 1954। इसका सही आंसर हो जाएगा 1954। 1954 जो है उस समय भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने जो है भारत रत्न का प्रावधान जो है पेश किया था। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम भारत रत्न से संबंधित जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी परीक्षा में कोई भी प्रश्न अगर यहाँ से आए तो गलत ना हो सके।
अगर आपसे पूछ ले कि भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 को। कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 को। अगर आपसे पूछ ले कि यह एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है, तो यह एक वर्ष में अधिकतम जो है 3 लोगों को दिया जा सकता है। कितने लोगों को? 3 लोगों को। और यह जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी है। अगर आपसे पूछ ले कि इसको देता कौन है, तो इसको जो है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति देते हैं। कौन देते हैं? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो है इसको राष्ट्रपति देते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि अब तक कुल कितने लोगों को दिया जा चुका है, तो अब तक कुल जो है 53 लोगों को जो है भारत रत्न दिया जा चुका है। अगर आपसे पूछ ले कि जो पहली बार 1954 में दिए गए थे, तो कुल कितने लोगों को दिए गए थे, तो यह 3 लोगों को पहली बार 1954 में जो है पुरस्कार दिया गया था। कौन कौन थे? ये तुम्हारे थे सी राजगोपालाचारी, यह स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे, इनको दिया गया था। और तुम्हारे थे सीवी रमन, 1930 में नोबेल पुरस्कार भी इनको मिल चुका है, इनको भी दिया गया था। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, इनको भी 1954 में जो है भारत रत्न जो है पहली बार दिया गया था। अगर आपसे पूछ ले कि जो 2024 है, इसमें कुल 5 लोगों को दिया गया है, कौन कौन से वो लोग हैं, तो इसमें एक लोग को दिया गया है तुम्हारा, वो है कर्पूरी ठाकुर, यह बिहार के रहने वाले हैं और बिहार के यहाँ 2 बार जो है सीएम भी रह चुके हैं। ठीक है, इनको दिया गया है। एक तुम्हारे दिया गया एम एस स्वामीनाथन को, भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। 1967-68 में जो है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन, इनको दिया गया है। और तुम्हारे पीवी नरसिम्हा राव, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, और लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया, और चौधरी चरण सिंह, इन 5 लोगों को जो है 2024 में भारत रत्न दिया गया है। ये भी याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा में अवश्य बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरगद का पेड़ जो है इसका वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फाइकस बेंथलेंसिस। क्या हो जाएगा? फाइकस बेंथलेंसिस जो है इसका जो है वानस्पतिक नाम हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन के साथ में हम जो है कुछ प्रमुख वैज्ञानिक नाम जो है उनको डिस्कस करेंगे। आपकी परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा होमो सैपियंस। क्या हो जाएगा? होमो सैपियंस। अगर आपसे पूछ ले कि मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा राना टिग्रीना। क्या हो जाएगा? राना टिग्रीना। अगर आपसे पूछ ले कि बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका नाम है तुम्हारा फेलिस डोमेस्टिका। क्या है? फेलिस डोमेस्टिका। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है कैनिस फैमिलियर्स। क्या है? कैनिस फैमिलियर्स। अगर आपसे पूछ ले कि गाय का जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है बास इंडिकस। क्या है? बास इंडिकस। अगर आपसे पूछ ले कि भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा बाबालस बोबालिस। क्या हो जाएगा? बाबालस बोबालिस। अगर बकरी का पूछ ले, तो इसका हो जाएगा केप्टा हिटमस। क्या हो जाएगा? केप्टा हिटमस। अगर आपसे पूछ ले कि जो भारतीय शेर है इसका जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पैंथेरा लियो। क्या हो जाएगा? पैंथेरा लियो। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ ले कि जो बाघ है, बाघ इसका क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पैंथेरा टाइग्रिस। क्या हो जाएगा? पैंथेरा टाइग्रिस जो है बाघ का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि चीता जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका हो जाएगा पैंथेरा पार्डुस। क्या हो जाएगा? पैंथेरा पार्डुस। अगर आपसे पूछ ले कि ऊंट जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फ्रेंड्स इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा कैमेलस डोमेडेरियस। क्या हो जाएगा? कैमेलस डोमेडेरियस, ये इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पायसम सेटिवियम। क्या हो जाएगा? पायसम सेटिवियम। अगर आपसे पूछ ले कि सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ब्रेसिका कंपेस्ट्रीज। क्या हो जाएगा? ब्रेसिका कंपेस्ट्रीज। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि मोर जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पाओ क्रिस्टेसस। क्या हो जाएगा? पाओ क्रिस्टेसस। अगर आपसे पूछ ले कि यह जो गाजर है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा डाकस कैरोटा। क्या हो जाएगा? डाकस कैरोटा। अगर आपसे पूछ ले कि जो बांस है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका हो जाएगा बम्बूसा स्पे। क्या हो जाएगा? बम्बूसा स्पे। अगर आपसे पूछ ले क्या जो कॉफी है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा काफिया अरेबिका। क्या हो जाएगा? काफिया अरेबिका। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ ले कि जो मक्का होता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है,
तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है जियामेज। क्या होता है? जियामेज। अगर आपसे पूछ ले कि प्याज जो है प्याज, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है एलियम सीपिया। क्या है? एलियम सीपिया। अगर आपसे पूछ ले कि नारियल जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा कोको न्यूसीफेरा। क्या हो जाएगा? कोको न्यूसीफेरा। अगर आपसे पूछ ले कि काली मिर्च जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पाइपर निग्रुम। क्या हो जाएगा? पाइपर निग्रुम। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ ले कि हल्दी जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा कुकुरमा लोंगा। क्या हो जाएगा? कुकुरमा लोंगा। फ्रेंड्स, जीके जीएस पढ़ने का यह सबसे जो है बेस्ट तरीका है, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ में आपको इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट मिले हैं जो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो है आप इसी तरीके से इन सब के नोट्स बनाते रहिए, ताकि परीक्षा में अगर कोई भी प्रश्न आए तो आपको उससे रिलेटेड प्रश्न जो आए तो गलत ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1632 में। कब इसका निर्माण शुरू हुआ था? इसका निर्माण शुरू हुआ था 1632 में। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन के साथ में ताजमहल से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे, ताकि परीक्षा में आपका कोई भी प्रश्न यहाँ से गलत ना हो सके। अगर आपसे पूछ ले कि इसका जो निर्माण है 1632 में शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में शुरू किया था। और जो है यह मकबरा जो है, अगर आपसे पूछ ले कब बनकर तैयार हुआ था, तो यह जो है 1648 में मकबरा जो है यह बनकर तैयार हो गया था। अगर पूछ ले शैली, इसकी शैली कौन सी है, यह प्रश्न जो है फ्रेंड शैली वाला जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ताजमहल निर्माण की जो शैली है किस शैली का उदाहरण है? तो यह तुम्हारा जो है इंडो इस्लामिक शैली वास्तुकला का यह बेहतरीन उदाहरण है। इंडो इस्लामिक शैली फ्रेंड्स, ये याद रखना किस शैली है? इंडो इस्लामिक शैली का उदाहरण। अगर आपसे पूछ ले कि ताजमहल जो है यह जो है यूनेस्को में कब शामिल हुआ था, तो 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो है यह शामिल हुआ था। अब जो है फ्रेंड्स, ये जो है तुम्हारा, इसको ताजमहल को भारत की इस्लामी कला का रत्न भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस्लामी कला का रत्न आपसे अगर पूछ ले किसको कहा जाता है, तो ताजमहल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 4। कितने युद्ध लड़े थे? 4 युद्ध लड़े थे। अब फ्रेंड्स जो है अगर आपसे पूछ ले वो 4 युद्ध कौन कौन से थे, तो आइए एक एक करके देखते हैं। प्रथम जो तुम्हारा था आंग्ल मैसूर युद्ध, यह 1767 से 1769 के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1767 से 1769 के बीच। अगर आपसे पूछ ले कि दूसरा जो है आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो यह तुम्हारा हुआ था 1780 से 1784 के बीच। कब हुआ था? 1780 से 1784 के बीच। इसमें जो है मैंगलोर की संधि हुई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैंगलोर की संधि जो है कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी? तो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ ले कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है यह कब हुआ था, तो यह तुम्हारा हुआ था 1789 से 92 के बीच। कब हुआ था? 1789 से 92 के बीच। इसमें जो है यह युद्ध जो है तुम्हारा टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। किसके बीच? टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच यह युद्ध जो है हुआ था। अगर आपसे पूछ ले कि जो फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है यह कब हुआ था, तो 1798-99 के बीच हुआ था। फ्रेंड्स, यह जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध है यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जो है स्टार बना के नोट करिएगा, क्योंकि इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी। क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि टीपू सुल्तान की जो मौत है वह किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। तो तुम्हारा जो है अंतिम और चौथा जो है तुम्हारा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसमें जो है टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर के नारायण का इनमें से पहला उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्वामी एंड फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? स्वामी एंड फ्रेंड्स। यह जो है आर के नारायण का पहला उपन्यास है। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन के साथ में हम आर के नारायण की कुछ पुस्तकें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो ये पुस्तकें हैं फ्रेंड्स, यह बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं और कई बार जो है परीक्षा में पूछी गई। आप लोग जो है इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से परीक्षा में आते रहते हैं। अगर आपसे पूछ लें, इनकी एक पुस्तक है स्वामी एंड फ्रेंड्स, यह जो है पहली, यह जो है कब लॉन्च हुई थी? तो यह 1935 में जो है लॉन्च हुई थी। कब लिखा था? 1935 में। एक इनकी पुस्तक है उसका नाम है द बैचलर ऑफ आर्ट्स। कौन सी पुस्तक है? द बैचलर ऑफ आर्ट्स। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। यह 1937 में लॉन्च हुई थी। कब लॉन्च हुई थी? 1937 में। एक इनकी पुस्तक है
द डार्क रूम, कौन सी? द डार्क रूम, यह 1938 में लॉन्च हुई थी। और एक इनकी पुस्तक है द इंग्लिश टीचर, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। यह जो है 1945 में लॉन्च हुई थी। कब? 1945 में। एक इनकी पुस्तक है फ्रेंड्स महात्मा का इंतजार, कौन सी? महात्मा का इंतजार, ये भी पुस्तक इंपॉर्टेंट है। और एक इनकी पुस्तक है द गाइड, कौन सी? द गाइड। और एक इनकी पुस्तक है मालगुडी का आदमखोर, ये भी पुस्तक इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में एक बार पूछी जा चुकी है। फ्रेंड्स ये जो है उस समय के इंग्लिश के उपन्यासकार जो थे ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे, क्योंकि जो है ये जो है बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो है इसको 1862 काट करके 1900 जो है 62 काट करके इसको 1961 कर लीजिए। दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है फ्रेंड्स 1961 में जो है लागू हुआ था, ये भी याद रखा, 1961 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है, यानी इसकी जो है फुल फॉर्म पूछी गई है। क्या पूछी गई है? इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन के साथ में हम कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो है फुल फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले HTTP जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है तुम्हारी USB, कौन सी? USB। अगर इसकी फुल फॉर्म पूछ ले तो तुम्हारी हो जाएगी यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या हो जाएगी? यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट है PNG, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। क्या हो जाएगी? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। नेक्स्ट है PDF, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या हो जाएगी? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट है वाईफाई, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी वायरलेस फिडिलिटी। क्या हो जाएगी? वायरलेस फिडिलिटी। नेक्स्ट है FM, कौन सा? FM, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट है OMR, कौन सी? OMR, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या हो जाएगी? ऑप्टिकल मार्क रीडर या फिर रिकॉग्नाइजेशन भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट है मॉडेम। क्या है? मॉडेम। अगर इसकी फुल फॉर्म पूछ ले तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। क्या हो जाएगी? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट है JPEG, अगर इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ ले तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी ज्वाइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप। क्या हो जाएगी? ज्वाइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट है URL। क्या है? URL, अगर इसकी फुल फॉर्म पूछ ले तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन अभियान जो है यह कब शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 2 अक्टूबर 2014 को। कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को जो है स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था। अब जो है अगर आपसे पूछ ले इसको जो है किसने शुरुआत किया था, तो इसकी शुरुआत जो है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत को खुले में शौच से मुक्त करना। क्या उद्देश्य था? भारत को खुले में शौच से मुक्त करना। अब केंद्र सरकार की जो है प्रमुख योजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। परीक्षा में यहाँ से बहुत बार प्रश्न जो है आते रहते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है इसकी घोषणा कब हुई थी, तो इसकी घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा जो है इसकी घोषणा हुई थी। अगर पूछ ले आपसे इसका प्रारंभ कब हुआ था, तो इसका प्रारंभ हुआ था 28 अगस्त 2014 को। कब हुआ था? 28 अगस्त 2014 को। और जो है यह योजना जो है तुम्हारे वित्तीय समायोजन की सबसे बड़ी योजना है। विश्व की सबसे बड़ी योजना वित्तीय समायोजन की कौन सी है? प्रधानमंत्री जन धन योजना। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व की वित्तीय समायोजन की सबसे बड़ी योजना कौन सी है, तो तुम्हारी हो जाएगी प्रधानमंत्री जन धन योजना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी
1 जुलाई 2015 को। कब हुई थी? 1 जुलाई 2015 को। और अगर आपसे पूछ ले कि इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो इसका प्रमुख उद्देश्य है कृषि उत्पादकता में सुधार लाना। क्या है? कृषि उत्पादकता में सुधार लाना। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अगर आपसे पूछ ले इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है प्रधानमंत्री युवा प्रशिक्षण कार्यक्रम। इसके नाम से भी जो है इसे जाना जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि इसका प्रारंभ कब हुआ था, तो इसका प्रारंभ हुआ था 16 जुलाई 2015 को। कहाँ से? नई दिल्ली से। ये भी याद रखना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को कोलकाता से। कहाँ से? 9 मई 2015 को कोलकाता से। इसमें जो है 2 लाख का दुर्घटना बीमा भी होता है। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसको जो है सुकन्या समृद्धि योजना भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि इसका प्रारंभ कब हुआ था, तो यह प्रारंभ हुई थी 22 जनवरी 2015 को। कब? 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से जो है यह योजना प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स। जो है इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से सामान जो खरीदना या बेचना किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ई कॉमर्स। ई कॉमर्स जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो सामान खरीदना या बेचना है, जो है इस नाम से जाना जाता है, ई कॉमर्स के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का शुभारंभ किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 श्री अटल बिहारी वाजपेयी। किसने शुरू किया था? श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं, इन्होंने इसको 2001 में जो है इस योजना को शुरू किया था। ठीक है। अब इस क्वेश्चन के साथ में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसकी शुरुआत जो है 2001 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इसकी जो है शुरुआत हुई थी। यह परियोजना जो है भारत की सबसे बड़ी तथा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी परियोजना है, राजमार्ग परियोजना है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये भी पूछा गया है भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना कौन सी है, तो आपको लगाना है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। इसका प्रमुख उद्देश्य भारत के 4 बड़े शहरों दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को आपस में जोड़ना। ये जो है इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यपगत का सिद्धांत जो है की नीति किसने तैयार की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड डलहौजी। यह जो डलहौजी है इसने व्यपगत के सिद्धांत जो है इसने शुरू किया था। अब इस क्वेश्चन के साथ में डलहौजी से जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि लॉर्ड डलहौजी जो है व्यपगत सिद्धांत के तहत हड़पने वाला प्रथम शहर कौन सा था, तो तुम्हारा सतारा था। कौन था? सतारा। तथा अंतिम शहर अगर पूछ ले तो तुम्हारा अवध था। 1856 में जो है इस पर कुशासन का आरोप लगाकर जो है इसको हड़प लिया था। ठीक है, प्रथम शहर सतारा याद रखना और अंतिम शहर 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर जो है इसको हड़प लिया था। और इसी के कार्यकाल में 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार जो है रेल सेवा प्रारंभ हुई थी। और इसी के कार्यकाल में डाकघर अधिनियम आया था 1854 में। कब आया था? 1854 में। और जो है इसी ने जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला बनाया था। किसने? डलहौजी ने। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का हिस्सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तृतीय क्षेत्र का हिस्सा। किसका? सेवा क्षेत्र जो तुम्हारा है यह अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम जितने भी तुम्हारे अर्थव्यवस्था में क्षेत्र आते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीज आती है, तो इसमें तुम्हारा आता है कृषि एवं संबंध क्षेत्र तथा लकड़ी काटना। क्वेश्चन पूछा गया है लकड़ी काटना जो है यह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो तुम्हारा आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। अगर आपसे पूछ ले कि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी जाती है, तो इसमें तुम्हारा निर्माण एवं विनिर्माण वाली जितनी भी चीजें हैं ये तुम्हारे द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ ले कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहीं से बनते हैं। इसमें तुम्हारा बैंकिंग आता है, बीमा आता है, शिक्षा होगा, चिकित्सा होगा, पर्यटन और सेवा क्षेत्र। या जो सेवा क्षेत्र है ये कई बार पूछा गया है सेवा क्षेत्र जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इसको लगाना है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है। क्वेश्चन है राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 250।
अगर आपसे पूछ ले राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो कुल सदस्य होते हैं 250। कितने होते हैं? 250। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन के साथ में हम बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट कराएंगे जो आपकी परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि जो राज्यसभा है यह किस अनुच्छेद में है, तो इसका जो है अनुच्छेद 80 में जो है इसका उल्लेख है। अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ पर अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है, तो 250 होती है। कितनी होती है? 250 होती है। और यह जो राज्यसभा है इसको उच्च सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको उच्च सदन भी कहते हैं। ये भी याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया उच्च सदन किसे कहते हैं। वर्तमान में अगर पूछ ले सीटों की संख्या कितनी है, तो 245 है। कितनी है? 245। जिनमें से जो है तुम्हारा 233 पर चुनाव होते हैं। यहाँ पर हर एक पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा गया कितने सीटों पर चुनाव होते हैं, तो 233 पर चुनाव होते हैं। और इसमें से जो 12 सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। और जो है वह किस किस क्षेत्र से मनोनीत करते हैं ये भी देख लीजिए। कला हो गया, साहित्य हो गया, समाज सेवा हो गया, विज्ञान हो गया। यहाँ से जो है राष्ट्रपति जो है टोटल 12 सदस्य जो है मनोनीत करते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यता कितनी होती है, तो उनकी योग्यता होती है 30 वर्ष। कितनी होती है? 30 वर्ष। अगर आपसे पूछ लें कि इनका कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष। और ये भी याद रखना कि राज्यसभा जो है यह कभी भी भंग नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का जो होता है चुनाव होता है। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यसभा जो है कभी भंग होती है या नहीं, तो यह जो है कभी भंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मार्क जुकरबर्ग। क्या हो जाएगा? मार्क जुकरबर्ग जो हैं यह तुम्हारे फेसबुक के संस्थापक हैं। ठीक है। अगर आप अब जो इस क्वेश्चन के साथ में जो हम है विभिन्न कंपनियों के संस्थापक और उनके स्थापना वर्ष के बारे में बात करेंगे, तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि ईमेल के संस्थापक कौन है, तो ईमेल के संस्थापक हैं शिवा अय्यादुरई। ठीक है। 1960 में उन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी। और यह एक तुम्हारे भारतीय हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, यह एक भारतीय है, ये भी याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ईमेल के संस्थापक कौन है, तो शिवा अय्यादुरई हैं। ठीक है, याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि फेसबुक के, तो ये तो क्वेश्चन पूछा ही गया था तुम्हारा, तो मार्क जुकरबर्ग ने 2004 में इसकी स्थापना की थी। इसका नया नाम मेटा है, ये भी याद रखना। क्या नाम है? मेटा। अगर आपसे पूछ ले कि गूगल के संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक हैं लैरी पेज एवं सर्गेई ब्रिन। 1996 में जो है इसकी स्थापना की थी गूगल की। अगर आपसे पूछ ले कि इंटरनेट के संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक हैं टिम बर्नर्स-ली। कौन है? टिम बर्नर्स-ली। अगर पूछ ले कब स्थापना की थी, तो इसकी स्थापना की थी 1989 में। कब की थी? 1989 में। अगर आपसे पूछ ले कि ट्विटर के संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक हैं जैक डोरसे एवं डिक कास्टोलो। 2006 में इसकी स्थापना की थी। वर्तमान में जो ट्विटर है तुम्हारा, यह एलन मस्क के पास है। किसके पास है? एलन मस्क। इन्होंने जो है इसको खरीद लिया है, एलन मस्क ने। अगर आपसे पूछ ले कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक हो जाएंगे बिल गेट्स एवं पॉल एलन। कौन हो जाएंगे? बिल गेट्स एवं पॉल एलन। कब स्थापना की थी? 1975 में, ये भी याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि अमेज़न के संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक हैं जेफ बेजोस। कौन है? जेफ बेजोस। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। कब हुई थी? 1994 में। अगर आपसे पूछ ले कि जो ये तुम्हारी कंपनी है फ्लिपकार्ट, कौन सी कंपनी? फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक हो जाएंगे सचिन बंसल एवं बिन्नी बंसल। कौन हो जाएंगे? सचिन बंसल एवं बिन्नी बंसल। 2007 में जो है इसकी स्थापना की थी, ये भी याद रखना। अगर आपसे पूछ लें कि यूट्यूब के संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक हो जाएंगे स्टीव चेन, चार्ड हुर्ले एवं जावेद करीम। 2005 में जो है तीनों लोगों ने मिलकर जो है इसकी स्थापना की थी। अगर आपसे पूछ ले कि याहू के संस्थापक कौन है, तो याहू के संस्थापक हो जाएंगे डेविड फिलो एवं जेरी यांग। अगर पूछ ले इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। कब हुई थी? 1994 में। अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक हैं कौन है? लारेल किर्टज। अगर पूछ ले इसकी स्थापना कब की थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। कब हुई थी? 2009 में। अगर आपसे पूछ ले कि हॉटमेल के संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक हैं सबीर भाटिया। कौन है? सबीर भाटिया। अगर पूछ ले कब स्थापना की थी,
तो 1996 में जो है इसकी स्थापना की थी। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि पेटीएम के संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक हो जाएंगे विजय शेखर शर्मा। कौन हो जाएंगे? विजय शेखर शर्मा। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब की थी, तो इसकी स्थापना की थी सन 2010 में। कब की थी? सन 2010 में। अगर आपसे पूछ ले कि ओला कैब जो है इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक हैं भाविश अग्रवाल। कौन है? भाविश अग्रवाल। 2010 में इसकी भी स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछ ले कि उबर कैब जो है इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक तुम्हारे हो जाएंगे ट्रेविस कलानिक एवं गैरेट कैंप। अगर पूछ ले इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। कब हुई थी? 2009 में। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन के साथ में हमने इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट करा दिए हैं। आपका परीक्षा में अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा तो गलत नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 273.15 केल्विन। क्या हो जाएगा? 273.15 केल्विन पर जो है ये पानी का हिमांक होता है केल्विन पैमाने पर। अगर आपसे पूछ ले कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो ये होता है 373.15 केल्विन। ये होता है केल्विन पैमाने पर बॉइलिंग पॉइंट, जिसको क्वथनांक कहते हैं। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन के साथ में हम विभिन्न तापमान पैमाने जो हैं तुम्हारे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि जो सेंटीग्रेड पैमाना होता है इसका हिमांक बिंदु क्या होता है, तो इसका हिमांक बिंदु होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपसे पूछ ले कि इसका क्वथनांक बिंदु क्या होता है, जिसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। ये तुम्हारा होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपसे पूछ ले, ये दोनों तो सब लोगों को पता है, लेकिन आगे जो है ये हो सकता है ना पता हो। अगर आपसे पूछ ले कि जो फ़ारेनहाइट पैमाना होता है इसका हिमांक बिंदु क्या होता है, तो इसका हिमांक बिंदु होता है 32 फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 32 फ़ारेनहाइट। यानी पर अगर फ़ारेनहाइट पैमाना में कुछ मापी जाए तो 32 फ़ारेनहाइट पे वह जो है जम जाएगी। ठीक है। अगर इसका पूछ ले कि क्वथनांक बिंदु कितना होता है, जिसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, तो ये होता है 212 फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 212 फ़ारेनहाइट। केल्विन पैमाना पूछ ले, जो कि आपका प्रश्न पूछा गया था। हिमांक बिंदु होता है 273.15 केल्विन और इसका क्वथनांक बिंदु होता है 373.15 केल्विन। ये भी याद रखना। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ ले, अगला पैमाना होता है तुम्हारा र्यूमर पैमाना। कौन सा पैमाना? र्यूमर पैमाना। इसका अगर हिमांक बिंदु पूछ ले तो इसका हिमांक बिंदु होता है 0 र्यूमर। कितना होता है? 0 र्यूमर। अगर आपसे पूछ ले कि इसका क्वथनांक बिंदु कितना होता है, या तुम्हारा होता है 80 र्यूमर। कितना होता है? 80 र्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हरदयाल। कौन हो जाएगा? गदर पार्टी के संस्थापक तुम्हारे थे या हरदयाल थे। अगर आपसे पूछ ले कि इन्होंने जो है इसकी स्थापना जो है कब की थी, तो अगर आपसे पूछ ले कि इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी, तो इसकी स्थापना की थी 1913 में। अगर पूछ ले कहाँ पर की थी, तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में जो है इसकी स्थापना हुई थी। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि जो होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी तुम्हारे 1916 में। अगर पूछ ले किसने की थी, तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों लोगों ने मिलकर जो है इसकी स्थापना की थी। अगर आपसे पूछ ले कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां द्वारा। ठीक है। अगर पूछ ले कब की थी, तो 1906 में ढाका में की थी, बांग्लादेश में। ये भी याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि अखिल भारतीय हिंदू सभा, हिंदू महासभा की स्थापना जो है किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने। अगर पूछ ले कब की थी, तो 1915 में की थी। ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों को जो है मौलिक अधिकार मौजूद हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 1 भाग 3। भाग 3 में जो है भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार जो है दिए गए हैं। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम जो है जितने भी प्रमुख भाग हैं उन सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि भाग 1 में क्या है, तो इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। अगर पूछ ले कि भाग 2 में क्या है, तो इसमें नागरिकता है, किस प्रकार से कैसे नागरिकता मिलेगी ये बताया गया है। अगर आपसे पूछ ले कि भाग 3 में क्या है, तो इसमें भाग 3 में तुम्हारे मौलिक अधिकार हैं
कौन है? मौलिक अधिकार। अगर आपसे पूछ ले कि भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 में तुम्हारे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको कहते हैं डीपीएसपी। क्या कहते हैं? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको कहते हैं डीपीएसपी। ये भी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं कि भाग 4 में क्या है, तो इसमें डीपीएसपी है। अगर पूछ ले कि भाग 4 में क्या है, तो इसमें मौलिक कर्तव्य है। क्या है? मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? 1976 में। 1976 में जो जोड़े गए थे तुम्हारे, ये जुड़े कब थे? ये हुए थे 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके तहत जो है जोड़े गए थे। अगर आपसे पूछ ले कि भाग 5 में क्या है, तो इसमें तुम्हारा संघ है और भाग 6 में राज्य है। ठीक। अगर पूछ ले कि भाग 7 जो है यह खाली है, क्योंकि इसमें जो है पहले संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, वह अब हट गया है। ठीक है। अगर पूछ ले कि भाग 8 में क्या है, तो इसमें तुम्हारा केंद्र शासित प्रदेश है। और भाग 9 में अगर पूछ ले तो इसमें पंचायत हो जाएंगी। क्या है? पंचायत। अगर आपसे पूछ ले कि पंचायत जो है यह कब जुड़ी थी, तो यह जुड़ी थी तुम्हारी 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1993 में। कब हुआ था? 1993 में। उसके तहत जो है पंचायत जुड़ी थी। अगर आपसे पूछ ले कि भाग 9 में क्या है, तो इसमें तुम्हारा नगर पालिका है। क्या है? नगर पालिका। ये जुड़ी थी 74वां संविधान संशोधन 1993 में ये भी जुड़ी थी। ठीक है, ये भी याद रखना। दोनों जो है, लेकिन ये 73वां संविधान संशोधन था तुम्हारा, ये तुम्हारा था 74वां संविधान संशोधन। अगर पूछ ले कि भाग 9 में क्या है, तो इसमें तुम्हारा सहकारी समिति है। क्या है? सहकारी समिति। अगर पूछ ले कि भाग 10 में क्या है, तो यह तुम्हारा SC ST से संबंधित इसमें है। और भाग 11 में तुम्हारा केंद्र राज्य संबंध है। क्या है? केंद्र राज्य संबंध। अगर पूछ ले कि भाग 12 में क्या है, तो इसमें तुम्हारा वित्तीय संबंध हो जाएगा। और अगर पूछ ले कि भाग 13 में क्या है, तो इसमें तुम्हारा हो जाएगा राज्य के क्षेत्र के अंदर व्यापार। क्या हो जाएगा? राज्य के क्षेत्र के अंदर व्यापार। अगर आपसे पूछ ले कि भाग 14 में क्या है, तो इसमें तुम्हारा तुम्हारा हो जाएगा सिविल सर्विस। और भाग 15 में अगर पूछ ले, तो इसमें तुम्हारा हो जाएगा निर्वाचन आयोग। क्या है? निर्वाचन आयोग। भाग 17 में तुम्हारा राजभाषा है। और भाग 18 में पूछ ले तो इसमें आपातकाल है। क्या है? आपातकाल या फिर इमरजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अब इस क्वेश्चन के साथ में भारत के जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले कि जो है भरतनाट्यम जो है यह कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो यह तुम्हारा हो जाएगा तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का। और यह जो शास्त्रीय नृत्य है यह सबसे पुराना भी शास्त्रीय नृत्य है, ये भी याद रखना। अगर पूछ ले कि कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और अगर आपसे पूछ ले कि कथकली कहाँ का है, तो यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? केरल का। अगर आपसे कथक पूछ ले तो यह उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ ले कि ओडिसी कहाँ का है, तो यह ओडिशा का है। और मणिपुरी जो तुम्हारा है यह मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। अगर आपसे पूछ ले कि मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो यह तुम्हारा हो जाएगा केरल का। कहाँ का हो जाएगा? केरल का। याद रखना, यह केरल का हो जाएगा, केरल। अगर आपसे पूछ ले कि सत्रिया कहाँ का है, तो यह असम का है। और इसके संस्थापक कौन है? शंकरदेव है। कौन है? शंकरदेव। अगर आपसे छऊ पूछ ले, तो यह पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा का हो जाएगा। यह अभी नया जो है तुम्हारा शामिल हुआ है। अगर आपसे पूछ ले कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो कुल तुम्हारे जो हैं वर्तमान में 9 शास्त्रीय नृत्य हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन का प्रतीक क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, CH4। CH4 जो है तुम्हारा मीथेन का प्रतीक होता है। अब इस क्वेश्चन के साथ में मीथेन से जो एक्स्ट्रा पॉइंट बनते हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि मीथेन का दूसरा नाम क्या है, तो इसको मार्स गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको मार्स गैस भी कहते हैं। और यह जो है मीथेन तुम्हारी दलदली जमीन में पाई जाती है, जैसे कि धान के खेत हैं, यहाँ से जो है यह निकलती है। और यह जो बायोगैस और CNG होती है, इसमें 75% तक मीथेन होती है। CNG की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये भी याद रखना। और मीथेन जो गैस है यह एक प्रकार की ग्लोबल वार्मिंग गैस भी है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 विलयन चाक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिससे चूने का पानी दुधिया हो जाता है। उस विलयन में क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, HCl। क्या हो जाएगा?
HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क में कितने देश सदस्य हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 8 देश। कुल कितने देश सदस्य हैं इसमें? 8 देश। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन के साथ में जो है हम सार्क से जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। अगर आपसे पूछ ले सार्क, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म। अगर आपसे पूछ ले कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं, तो हिंदी में इसको कहते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्या कहते हैं? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना जो है कहाँ हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी ढाका में। कहाँ पर? ढाका, बांग्लादेश में। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। कहाँ पर? काठमांडू, नेपाल में। अगर आपसे पूछ ले कुल सदस्य देश कितने हैं, तो कुल इसमें 8 देश सदस्य हैं। कितने? 8। अगर आपसे पूछ ले कि कौन कौन से देश सदस्य हैं, तो तुम्हारे हो जाएंगे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। यह जो 8 देश हैं ये इसमें जो है सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के कितने देशों के पास वीटो शक्ति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 5 देशों के पास। अगर आपसे पूछ ले कि कितने देशों के पास वीटो पावर है, तो यह 5 देशों के पास। अगर पूछ ले वो 5 देश कौन कौन से हैं, तो तुम्हारा USA हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा, और तुम्हारा हो जाएगा फ्रांस हो जाएगा, चीन हो जाएगा, और एक देश हो जाएगा रूस। ये 5 ऐसे देश हैं जिनके पास वीटो पावर है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संगठन से, उन सब के बारे में एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि जो संयुक्त राष्ट्र संगठन है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपसे पूछ ले कि यह जो संयुक्त राष्ट्र नाम है किसने दिया था, तो यह नाम दिया था अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। किसने दिया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। यह थे अमेरिका के राष्ट्रपति। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। अगर आपसे पूछ ले कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क, USA में। यहाँ पर इसका मुख्यालय है। अगर आपसे पूछ ले कि इसमें कुल कितने देश सदस्य हैं, तो इसमें 193 देश सदस्य हैं। और अगर पूछ ले कि अंतिम देश जो है 193वां कौन सा है, तो तुम्हारा दक्षिण सूडान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दक्षिण सूडान। अगर आपसे पूछ ले कुल इसमें जो है कितनी भाषाएं प्रयोग में लाई जाती हैं, तो इसमें कुल 6 भाषाएं जो हैं वो बोली जाती है। यहाँ पर कौन कौन सी? यहाँ पर अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, अरबी, रसियन और स्पेनिश। ये 6 भाषाओं को यहाँ पर मान्यता प्राप्त है। अगर आपसे पूछ ले कि इस समय वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। कहाँ के रहने वाले हैं? या पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अगर पूछ ले कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो या तुम्हारे थे ट्रिगवेली। कौन थे? ट्रिगवेली। कहाँ के रहने वाले थे? यह नॉर्वे के रहने वाले। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ ले कि यह जो संयुक्त राष्ट्र संगठन है इसके कुल कितने जो है कितने अंग हैं, तो इसमें जो है कुल 6 अंग हैं। कौन कौन से 6 अंग हैं? एक है संयुक्त राष्ट्र महासभा। इसको जो है विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व की लघु संसद। कई बार प्रश्न पूछा गया है, विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा को। अगला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसको जो है दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, दुनिया का पुलिसमैन किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट है आर्थिक व सामाजिक परिषद। इसमें कुल सदस्य देश की अगर पूछ ले संख्या कितनी है, तो 54 देश सदस्य हैं। एक तुम्हारा है न्यास परिषद, 1994 से यह जो है कार्य करना बंद कर दिया है। एक तुम्हारा सचिवालय हो गया, और एक तुम्हारा जो है यह तुम्हारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका अगर हेडक्वार्टर पूछ ले तो इसका हेडक्वार्टर है द हेग, नीदरलैंड में। कहाँ पर है? द हेग, नीदरलैंड में। बाकी सभी के जो हेडक्वार्टर हैं तुम्हारे न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क जो है अमेरिका में है, और इसका जो हेडक्वार्टर है यह तुम्हारा द हेग, नीदरलैंड में है। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ ले क्या जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसमें कुल कितने देश सदस्य हैं, तो इसमें कुल 15 देश सदस्य हैं। कितने देश सदस्य हैं? 15 देश। इसमें से जो 15 देश हैं इनमें से जो 10 देश हुए तुम्हारे, ये इनका जो है
अस्थायी हैं। इनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है। और जो 5 देश स्थायी हैं तुम्हारे, इन्हीं के पास वीटो पावर होती है। इन्हीं के पास जो है वीटो पावर होते हैं 5 देशों के पास। कौन कौन से? अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, फ्रांस और रूस। वीटो पावर इन्हीं के पास होती है। और जो अगर आपसे पूछ ले कि भारत जो है अब तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितनी बार सदस्य रह चुका है, तो भारत जो है इसमें अब तक 8 बार जो है अस्थायी सदस्य रह चुका है। कितनी बार? 8 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किए गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पेरिस, फ्रांस में। कहाँ पर आयोजित हुए हैं? पेरिस, फ्रांस में। 2024 के जो ओलंपिक गेम हुए हैं यह तुम्हारे पेरिस, फ्रांस में हुए हैं। और ये जो तुम्हारे टोक्यो, जापान में हुए थे, ये तुम्हारे हुए हैं 2020-21 के। कब के? 2020-21 के। 2028 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे यह तुम्हारे लॉस एंजल्स, अमेरिका में होंगे 2028 में, ये भी याद रखना। और ऑस्ट्रेलिया में होंगे 2032 में। कब होंगे? 2032 में जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया में होंगे। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन के साथ में पेरिस ओलंपिक 2024 से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सबका निपटारा यहीं पर करते हैं। परीक्षा में अगर कोई प्रश्न आए तो यहाँ से गलत ना हो सके। अगर आपसे पूछ ले कि पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन जो है यह कब से कब तक हुआ था, तो इसका आयोजन हुआ है 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक। कब तक? 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक। अगर इसमें पूछ ले आपसे कुल कितने प्रतिभागी देश थे, तो 206 देशों ने भाग लिया था। और इसमें जो है कुल 31 खेल खेले गए। और कुल इवेंट की संख्या अगर पूछ ले तो 329 इवेंट थे। और कुल प्रतियोगिताएं अगर पूछ ले तो 734 प्रतियोगिताएं जो इसमें खेली गई। अगर आपसे पूछ ले कि कुल कितने एथलीट लगभग इसमें जो है शामिल हुए, तो 10,500 एथलीटों ने हिस्सा लिया था इसमें। अगर आपसे पूछ ले कि इसका शुभंकर क्या है, तो इसका शुभंकर है फ्रीज। क्या है? फ्रीज। यह जो फ्रीज है सफ़ेद, नीले और लाल रंग के कपड़े पहने हुए है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है किस रंग के कपड़े पहने हुए है। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ ले कि पेरिस ओलंपिक 2024 की थीम क्या है, तो इसकी थीम है चलो, चलें और जश्न मनाएं। चलो, चलें और जश्न मनाएं। और अगर आपसे पूछ ले कि इसमें क्या कोई नया खेल भी शामिल हुआ है, हाँ, तो इसमें एक नया खेल शामिल हुआ है तुम्हारा ब्रेकिंग। इसी को ब्रेक डांसिंग कहते हैं। यह एक नृत्य शैली है। ये तुम्हारा जो है इस वर्ष नया खेल शामिल हुआ है। अगर आपसे पूछ ले कि पेरिस ओलंपिक में भारत का क्या प्रदर्शन रहा है, तो इसमें जो है भारत की तरफ से जो है अगर पूछ ले तो कुल जो है 117 एथलीट गए थे। कितने? 117 एथलीट जो है शामिल हुए थे। अगर आपसे पूछ ले कि भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, तो उद्घाटन समारोह में 2 लोग ध्वजवाहक थे। एक तुम्हारी थी पीवी सिंधु, यह बैडमिंटन से संबंधित है, हैदराबाद की रहने वाली है। दूसरे तुम्हारे थे शरद कमल, यह टेबल टेनिस से संबंधित है, चेन्नई, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। अगर आपसे पूछ ले कि समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, तो तुम्हारे थे मनु भाकर, शूटिंग से हैं, ये झज्जर, हरियाणा की रहने वाली हैं। और तुम्हारे थे PR श्रीजेश, ये हॉकी से संबंधित है, एर्नाकुलम, केरल के रहने वाले हैं। अब जो है फ्रेंड्स हम पदक तालिका देखते हैं कि कौन सा देश किस नंबर पे रहा है। अगर आपसे पूछ ले कि पहले नंबर पे कौन सा देश रहा है, तो उस पे रहा है तुम्हारा अमेरिका। कौन सा रहा है? अमेरिका। यह जो है 40 गोल्ड के साथ में कुल 126 पदक जीते हैं, तो यह पहले नंबर पे रहा है। अगर आपसे पूछ ले कि दूसरे नंबर पे कौन रहा है, तो इसमें रहा है चीन। ये भी 40 गोल्ड के साथ में कुल 91 पदक इसने जीते हैं। कितने? 91। जापान जो है तीसरे नंबर पर रहा है, ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर, फ्रांस जो है ये 5वें नंबर पर रहा। अगर भारत की स्थिति पूछ ले तो भारत इसमें जो है 71 नंबर पर रहा है, 71वें स्थान पे। भारत ने 0 गोल्ड मेडल जीते हैं, 1 सिल्वर जीता है और जो है 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। कितने? 5। तो कुल मिलाकर भारत ने 6 पदक जीते हैं। अगर सिल्वर मेडल की बात करें तो जीता है नीरज चोपड़ा ने। किसने? नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका, ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्षयान जो है कब प्रक्षेपित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 19 अप्रैल 1975। कब लॉन्च हुआ था? यह जो है 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च हुआ था। अगर आपसे पूछ ले कि यह जो भारत का पहला उपग्रह है, ठीक है, यह किसके रॉकेट से लॉन्च हुआ था और किस देश ने लॉन्च किया था, तो यह जो तुम्हारा है भारत का पहला उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को USSR यानी रूस, ठीक है, कि रॉकेट इंटरकॉस्मोस 3rd से लॉन्च हुआ था। इससे इंटरकॉस्मोस 3rd से ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत का पहला उपग्रह जो है
किसके रॉकेट से लॉन्च हुआ था? तो रूस के रॉकेट से इंटरकॉस्मोस 3 से लॉन्च हुआ था। अगर आपसे पूछ ले कि भारत का प्रथम स्वदेशी उपग्रह कौन सा है, तो तुम्हारा हो जाएगा रोहिणी। कौन सा हो जाएगा? रोहिणी। ये भारत का प्रथम उपग्रह तो है, लेकिन स्वदेशी नहीं है, क्योंकि इसमें सहायता किया था रूस ने। और यह भारत का प्रथम स्वदेशी उपग्रह है रोहिणी, ये भी याद रखना। अगर पूछ लिया कब लॉन्च हुआ था, तो यह तुम्हारा लॉन्च हुआ था 10 अगस्त 1979 को। कब? 10 अगस्त 1979 को। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, तो तुम्हारा हो जाएगा स्पुतनिक 1। कौन सा है? स्पुतनिक 1। अगर पूछ ले कब लॉन्च हुआ था, तो लॉन्च हुआ था 4 अक्टूबर 1957 को। कब लॉन्च हुआ था? 4 अक्टूबर 1957 को। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ ले कि अमेरिका का प्रथम उपग्रह कौन सा है, तो इसका प्रथम उपग्रह एक्सप्लोरर 1। कौन सा है? एक्सप्लोरर 1। अगर पूछ ले कब लॉन्च हुआ था, तो लॉन्च हुआ था 31 जनवरी 1958 को। कब लॉन्च हुआ था? 31 जनवरी 1958 को। अगर आपसे पूछ ले कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो तुम्हारे हैं यूरी गागरिन। कौन है? यूरी गागरिन। कहाँ के रहने वाले हैं? रूस के। अगर आपसे पूछ ले कि यह जो है किस रॉकेट से गए थे, तो यह तुम्हारे गए थे वोस्टोक 1 से। कब गए थे? वोस्टोक 1 से। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है तुम्हारे, ये स्वयं भले परीक्षा में ना आए, लेकिन जो इसका जो एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में इसके आने की बहुत ही संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आंध्र प्रदेश। कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन के साथ में भारत की जितनी भी झीलें हैं, उन सबको हम देखेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अब अगर परीक्षा में यहाँ से कोई भी प्रश्न झील से संबंधित आएगा, तो आपका गलत नहीं होगा। अगर आपसे पूछ ले कि उलर झील कहाँ पर है, तो यह तुम्हारी जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और यह झील जो है, यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की भी झील है, ये भी याद रखना। ये जो प्रश्न ऐसे हैं, ये परीक्षा में कम से कम 50 बार परीक्षा में आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इनको जो है आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपसे पूछ ले कि अनंतनाग झील कहाँ पर है, तो यह भी तुम्हारी जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। और अगर आपसे पूछ ले कि राजसमंद झील कहाँ पर है, तो यह तुम्हारी राजस्थान में हो जाएगी। कहाँ पर? राजस्थान में। अगर आपसे पूछ ले कि गोविंद सागर झील कहाँ पर है, तो यह तुम्हारी पंजाब में हो जाएगी। और अगर आपसे पूछ ले कि मालाताल झील कहाँ पर है, तो यह उत्तराखंड में हो जाएगी। कहाँ पर? उत्तराखंड में। अगर आपसे पूछ ले कि नैनीताल झील कहाँ है, तो यह भी उत्तराखंड में है। और अगर राकसताल झील पूछ ले, तो यह भी उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अगर पूछ ले कि पंचमुखी झील कहाँ पर है, तो यह भी उत्तराखंड में हो जाएगी। और अगर हुसैन सागर झील पूछ ले, तो फ्रेंड्स यह तुम्हारी हो जाएगी आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ ले कि कोलेरू झील कहाँ पर है, तो यह तुम्हारी आंध्र प्रदेश में हो जाएगी। यही प्रश्न में तुम्हारा पूछा गया है। अगर आपसे पूछ ले कि पुलिकट झील कहाँ पर है, तो यह तुम्हारी हो जाएगी आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में। अगर आपसे पूछ ले कि लोकटक झील कहाँ पर है, तो यह मणिपुर में हो जाएगी। और अगर लोनार झील पूछ ले, तो यह महाराष्ट्र में हो जाएगी। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अगर पेरियार झील पूछ ले, तो यह केरल में हो जाएगी। वेम्बनाड झील भी केरल में है, और अष्टमुदी झील भी केरल में है। ये तीनों झील जो हैं, केरल में परीक्षा में बहुत बार पूछी गई हैं। अगर आपसे पूछ ले कि चिल्का झील कहाँ पर है, तो यह उड़ीसा में हो जाएगी। और यह झील जो है तुम्हारी, यह भारत की सबसे बड़ी पूर्वी तट पर स्थित लैगून झील है। कौन सी? लैगून झील। और यह झील जो है फ्रेंड्स, यह खारे पानी की भी झील है। कैसी झील है? खारे पानी की भी झील है, यह भी याद रखना। नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछ ले कि चोल्हामू झील कहाँ पर है, तो यह सिक्किम में हो जाएगी। और अगर आपसे पूछ ले कि यह जो चोल्हामू झील है फ्रेंड्स, यह भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील भी है, ये भी याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि पुष्कर झील कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स यह अजमेर राजस्थान में है। कहाँ पर है? अजमेर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1962 में। कब इसका गठन हुआ था? 1962 में। फ्रेंड्स, अब हम जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे। परीक्षा में अगर यहाँ से कोई भी प्रश्न आया, तो आपका गलत नहीं होगा। अगर आपसे पूछ ले कि जो 1962 में, या जो 1962 में विक्रम साराभाई के कहने पर एक समिति का गठन हुआ था, उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। 1962 में इसका गठन हुआ था। और उसके बाद में यही समिति जो थी,
यह तुम्हारी 1969 में इसरो में बदल गई थी। कब बदल गई थी? 1969 में इसरो में। अगर आपसे पूछ ले कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 15 अगस्त। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी, 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ पर? बेंगलुरु कर्नाटक में जो है इसका हेडक्वार्टर है। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछ ले कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 21 नवंबर 1963 को। कब हुई थी? 21 नवंबर 1963 को। फ्रेंड्स इसरो की स्थापना तो सबको पता है, लेकिन अगर यहाँ से प्रश्न बनेंगे आपसे, ये जो प्रश्न बन रहे हैं, ये प्रश्न जो है थोड़ा कठिन आएंगे, तो यहाँ से आप जो है अगर सही करना है तो वीडियो देख लो और इसको जो है नोट भी कर लो। अगर आपसे पूछ ले कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम केरल में। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम केरल में। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछ ले कि अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। कब हुई थी? अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी 1972 में। अगर आपसे पूछ ले कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछ ले कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। कब हुई थी? 1948 में। फ्रेंड्स अगर यहीं पर आपसे पूछ ले कि परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। परमाणु ऊर्जा आयोग पूछेगा तो आपको 1948 लगाना है, और अगर पूछेगा परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक कौन माने जाते हैं, तो तुम्हारे होमी जहांगीर भाभा माने जाते हैं। कौन? होमी जहांगीर भाभा माने जाते हैं। ये भी प्रश्न जो है कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक कौन है, तो इसके जनक है होमी जहांगीर भाभा। और जो है यह जो परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना जो की गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य अगर आपसे पूछ ले क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में उपलब्ध यूरेनियम और थोरियम से बिजली पैदा करना। क्या इसका मुख्य उद्देश्य था? भारत में उपलब्ध यूरेनियम और थोरियम से बिजली पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, न्यूटन। बल की सही इकाई तुम्हारी क्या हो, एसआई इकाई क्या हो जाएगी? यह तुम्हारी हो जाएगी न्यूटन। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछ ले कि एम्पियर जो है यह किसकी इकाई है, यह तुम्हारी हो जाएगी विद्युत धारा की। किसकी हो जाएगी? विद्युत धारा की। और अगर आपसे पूछ ले कि पास्कल किसकी इकाई है, तुम्हारी हो जाएगी जूल। पास्कल हो जाएगी तुम्हारी दाब की। किसकी हो जाएगी? दाब की। अगर जूल पूछ ले किसकी इकाई है, तो फ्रेंड्स हो जाएगी तुम्हारी कार्य की। किसकी हो जाएगी? कार्य की जूल हो जाएगी। फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन के साथ में हम जितने भी मात्रक जो है इम्पोर्टेंट है उन सबको डिस्कस करेंगे। परीक्षा में आपके अगर कोई प्रश्न यहाँ से आएगा तो गलत नहीं होगा। अगर आपसे पूछ ले कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि ताप का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है केल्विन। और अगर ज्योति तीव्रता का पूछ ले तो इसका होता है कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। अगर आपसे पूछ ले कि घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर। क्या होता है? किलोग्राम प्रति घन मीटर। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछ ले कि दूरी का मात्रक बताओ, तो इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। और अगर त्वरण का आपसे पूछ लेगा तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति वर्ग सेकंड। ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि बल का मात्रक बताओ, तो इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति वर्ग सेकंड। क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी को न्यूटन भी कहते हैं, ये भी याद रखना। अगर आपसे पूछ ले कि संवेग का मात्रक बताओ, तो इसका मात्रक होता है किलोग्राम प्रति सेकंड। और अगर आवेग का पूछेगा तो इसका मात्रक होता है न्यूटन सेकंड। क्या होता है? न्यूटन सेकंड। नेक्स्ट है, अगर आपसे दाब का मात्रक पूछेगा तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को पास्कल भी कहते हैं। और कार्य का मात्रक या ऊर्जा का पूछेगा तो तुम्हारा होता है जूल। और शक्ति का अगर पूछ ले तो वाट होता है। क्या होता है? वाट। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछ ले कि यह जो खगोलीय इकाई है प्रकाश वर्ष और पारसेक, यह जो है तुम्हारे यह दूरी के सबसे बड़े मात्रक हैं। कौन है? खगोलीय इकाई प्रकाश वर्ष और पारसेक, यह दूरी के सबसे बड़े मात्रक इनकी गिनती होती है। अगर आपसे पूछ ले कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो तुम्हारा ओम हो जाएगा। और अगर विद्युत धारिता का पूछे तो फैरड हो जाएगा। यहीं पर अगर आपसे विद्युत प्रेरकत्व का पूछे तो हेनरी हो जाएगा। और चुंबकीय फ्लक्स का पूछे तो हो जाएगा वेबर। क्या हो जाएगा? वेबर। फ्रेंड्स अगर आप जीके जीएस इसी प्रकार से पढ़ते हैं
तो एक समय ऐसा आएगा कि आपकी जीके जीएस जो है बहुत ही मजबूत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन के साथ में आपको बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के पास जो है इसको शेयर करें और जो है उनसे चैनल सब्सक्राइब करने को भी कहें। धन्यवाद।